नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। तमाम बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं और उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बनाए गए हैं और बद्रीनाथ से विधायक भी रह चुके हैं महेंद्र भट्ट और उनके अब अध्यक्ष पद के लिए नाम की दावेदारी पर मुहर लग चुकी है। उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम सामने आ चुका है। ये नाम है महेंद्र भट्ट का। बताएं आपको, बद्रीनाथ से विधायक रह चुके हैं महेंद्र भट्ट। अब ये बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई है महेंद्र भट्ट को। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष का नाम सामने आ चुका है। महेंद्र भट्ट बनाए गए हैं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। ये देखिए, संगठन की ओर से ये चिट्ठी आई है और इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में होंगे महेंद्र भट्ट। बद्रीनाथ से विधायक रह चुके हैं और अब पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। प्रदेश की कमान संभालने की ये जिम्मेदारी दी है, प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है, जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में महेंद्र भट्ट कौन है, इनकी इंफॉर्मेशन भी हम फ्लैश कर रहे हैं। देखिए, उम्र 50 साल है और भाजपा के 7 सालों से जुड़े हैं। 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव से सीट से वो लड़े थे और अब ये बड़ी जिम्मेदारी महेंद्र भट्ट के कंधों पर। अब बड़ी खबर मिल रही है वाराणसी से, जहां डीएम कौशल राज शर्मा से जुड़ी अहम अपडेट ये है, डीएम कौशल राज शर्मा का तबादला निरस्त कर दिया गया है। कल ही कौशल राज शर्मा का प्रमोशन प्रयागराज के मंडलायुक्त के तौर पर, कमिश्नर के तौर पर किया गया था। फिलहाल वाराणसी के ही जिलाधिकारी बने रहेंगे कौशल राज शर्मा। सरकार ने कल 13 आईएएस और 20 पीसीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए थे और इसी लिस्ट में कौशल राज शर्मा का भी नाम था। लेकिन अभी बड़ी अपडेट ये आ रही है कि वाराणसी के जिलाधिकारी के तौर पर ही अपनी सेवाएं देंगे कौशल राज शर्मा। प्रयागराज के कमिश्नर के तौर पर उनके तबादले को निरस्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव के पास है। अनुभव, क्या सोच करके इस तबादले को निरस्त कर दिया गया, जबकि कल ही लिस्ट में उनका नाम सामने आया था? देखिए, बिल्कुल डीएम है कौशल राज शर्मा वाराणसी के, और कल ही जब तबादले की लिस्ट आई 13 आईएएस अफसरों के तबादले हुए तो कौशल राज शर्मा को वाराणसी के डीएम पद से हटाकर वो प्रयागराज में कमिश्नर बनाया गया था। क्योंकि उनका सुपर टाइम स्केल भी लग चुका है, प्रमोशन भी हो चुका था, तो उनको कहा जा रहा था लंबे समय से कि उनका तबादला होगा, डीएम से फिर वो कमिश्नर बनेंगे, और वही कल हुआ भी था। लेकिन चूंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, बहुत सारी जो डेवलपमेंट की स्कीम्स है, योजनाएं हैं, उनमें कुछ पर काम हो रहा है, कुछ चीजें अभी और वहाँ चल रही हैं। शायद यही एक वजह है कि जिसके चलते डीएम कौशल राज शर्मा को वापस, यानी उनका जो तबादले का ऑर्डर था उसे निरस्त कर दिया गया है और फिर से उन्हें वहीं वाराणसी की कमान सौंपी गई है। क्योंकि देखिए, जब कोई जिलाधिकारी होता है, और ये 2019 दिसंबर 2019 से वहाँ पर जिलाधिकारी के तौर पर तैनात है, तो पूरे वाराणसी को समझ चुके हैं क्या क्या योजनाएं हैं, कहाँ पर क्या कमियां हैं, कैसे किस योजना को आगे बढ़ाना है, उन सारी चीजों को ये बेहतर ढंग से समझते होंगे। और शायद कौशल राज शर्मा के बारे में कहा भी जाता है, जहाँ जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, कमान मिलती है, लंबे समय तक रहते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं, और कहीं न कहीं उनको एक तरीके से हम कहें तो पसंद भी किया जाता है, खासतौर से चाहे मंत्री हो, तमाम बड़े अफसर हो, पसंद भी करते हैं उनकी कार्यशैली को। तो ये भी एक वजह होगी कि उन्हें वापस वहाँ भेजा गया है। कुछ निर्देश हो सकता है आए हो कि नहीं भाई, अगर ये चले जाएंगे तो काम प्रभावित होगा, जो भी प्रोजेक्ट है वो सही समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी नया जिलाधिकारी जाएगा, पहले तो जिले को समझेगा, फिर योजनाएं क्या चल रही है उसको समझेगा। बिल्कुल, 3 साल से अगर किसी जगह पर है तो उसमें सारी चीजों को। और बिल्कुल अनुभव, देखिए, अगर मौजूदा स्थिति की देखें तो गंगा में बाढ़ की स्थिति दिखाई दे रही है, वो भी एक चुनौती है, और आने वाले दूरदर्शिता को देखा जाए तो 2024 एक चुनौती है। उससे पहले तमाम जो योजनाएं हैं उनका जमीन पर दिखना बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार बेहद सतर्क बताई जा रही है। हो सकता है कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रख के ये बड़ा फैसला भी लिया हो। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फिलहाल वाराणसी के ही डीएम बने रहेंगे कौशल राज शर्मा। कल ही खबर आई थी 13 आईएएस ऑफिसर्स की लिस्ट में कौशल राज शर्मा का भी नाम था, जिन्हें कमिश्नर प्रयागराज पद के तौर पर तैनाती दी जानी थी, जिम्मेदारी दी जानी थी। लेकिन आज अपडेट ये है कि ये तबादला निरस्त कर दिया गया है। यूपी के मंत्रियों और अधिकारियों पर सीएम की सख्ती सामने आ रही है। बड़ी खबर है ये। दफ्तर के लिए पर्दे, फर्नीचर, पेन अब सीधे नहीं मांग सकेंगे मंत्री अधिकारियों का। ये एक बड़ा
फरमान है जहां फाइल कवर, कागज, पेपरवेट, अन्य कंज्यूमेबल आइटम मांगने पर भी पाबंदी लगाई गई है। सभी सामान ऑनलाइन मंगाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने वेबसाइट का लिंक जारी किया है। सचिवालय में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन के तहत ही अब मांग करेंगे तमाम छोटी बड़ी चीजों को, यानी दफ्तर में पेन से लगाए, पेपर वेट से लगाए जितनी भी छोटी बड़ी चीजें हैं उन्हें आप एक एप्लीकेशन के तहत ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ताकि इनकी एंट्री पर नजर रखी जा सके, इसके डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ी ना हो। सीधे सचिवालय में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन है, इसके तहत ऑनलाइन ही आप सामान मंगवाएंगे। देखिए एक लिंक भी उन्होंने साझा की है, consumerable.up.gov.in ये वेबसाइट है, इसके जरिए उन्हें सामान मंगाना होगा। यानी छोटी बड़ी हर एक चीज जो दफ्तर के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर्दा हो, फर्नीचर हो, पेन हो, अब इसमें सीधे नहीं आप ऑर्डर करेंगे, सीधे नहीं सरकार का पैसा लगाएंगे, बल्कि एक एप्लीकेशन पर जाएंगे, उसका लिंक साझा किया गया है, यहीं से आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। इससे ये स्पष्टता रहेगी कि कितने पैसे में कौन सा सामान सरकारी दफ्तर में इस्तेमाल होता है और ये एक क्लियर कट पूरा ब्यौरा रहेगा। आइए और जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेश, क्या शिकायतें मिली होंगी जिसे देख करके इस एप्लीकेशन को बनाया गया है? देखिए, व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्था पूरी बनाई जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में देखिए जो मंत्री होते हैं, जो अधिकारी, उनका एक बजट होता है, जो उनके ऑफिस का सामान है, चाहे वो स्टेशनरी हो, फर्नीचर हो, फाइल कवर हो, इस तरह की चीजों को खरीदा जाता है। और कई बार ये देखा जाता है कि इसमें भी सेटिंग चलती है, साठ चलती है, जो अपने खास लोग हैं उनसे सेटिंग करके बाहर के कर्मचारी या अधिकारी जो है वो सामान मंगवा लेते हैं। तो इन चीजों पर अंकुश लगे, इसको देखते हुए ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है, जिससे जो खरीद हो इन सामान की भी दिखने में देखिए चीजें जो है पेपर वेट, पेन जो है बहुत छोटी चीजें दिखती है, लेकिन जब आप पूरे सिस्टम को देखेंगे, जितने मंत्री हैं, जितने अधिकारी उनके कार्यालय में, कुल अगर आप देखेंगे इन चीजों के इस्तेमाल को, तो वो बजट करोड़ों में चला जाएगा। इसी तरह से फर्नीचर जो है उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में होता है। कई बार अपनी जरूरत के हिसाब से कार्यालयों में जो मंत्री है वो लोग फर्नीचर के नाम पर कुर्सी, टेबल ये मंगवा लेते, अधिकारी ये मंगवा लेते। तो इन चीजों में पारदर्शिता रहे, कोई मनमानी न हो सके, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। और ये जो consumerable.up.gov.in बनाया गया है पोर्टल, ये पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया गया है सचिवालय के लिए, यहाँ पर अब लोगों को जाना होगा, ऑनलाइन अपनी जरूरत बतानी होगी और उसके हिसाब से वो सामान जो होगा वो उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा उनकी जरूरत का, ताकि एक एक चीज की पारदर्शिता रहे। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी चीज ये होगी कि जो फर्जी बिलिंग अगर कोई कराना चाहेगा तो वो भी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है उसी चेयर के लिए कोई कई दाम दे सकते हैं। एक दफ्तर में एक चेयर होती है, लेकिन उसके दाम कई जगहों पर अलग अलग हो सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सारी चीजें ऑनलाइन प्रक्रिया से होकर के पहुंचेंगी हर एक दफ्तर तक। अच्छी पहल है ये। शैलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब यूपी से जुड़ी यूपी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर, जहां यूपी के स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी चल रही है, जहां इमरजेंसी में लोगों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। बस एक कॉल एम्बुलेंस से लगाए, हॉस्पिटल में तुरंत इलाज शुरू। WHO और एम्स की ओर से ट्रेनिंग और गैप एनालिसिस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसकी मदद से ऐसा करना संभव हो पाएगा। देश में पहली बार लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करेगा यूपी, ये बड़ी खबर आ रही है। कोविड कमांड सेंटर की तर्ज पर यह इंटीग्रेटेड ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर होगा, जिसकी स्थापना की जाएगी। एम्बुलेंस और ट्रेन टेक्नीशियन जो होंगे वो औसतन 3 लाख मरीजों का इलाज एक साथ कर सके, ये तैयारी रहेगी। रोजाना 40,000 कॉल अटेंड कर सके, ये कैपेसिटी रहेगी। तो देखिए, ये ऐतिहासिक कदम होगा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों को देने के लिए और आसानी से देने के लिए ये बड़ी योजना तैयार की जा रही है और इसके लिए बाकायदा हर एक स्तर पर काम करने की खबर आ रही है, चाहे ट्रेंड स्टाफ हो, चाहे फैसिलिटीज हो और चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, क्योंकि इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज करने के लिए तुरंत लोगों को भागदौड़ ना करनी पड़े और ऐसे में उनको तुरंत सेवाएं मिलनी शुरू हो जाए स्वास्थ्य की। इसे ध्यान में रखते हुए एक नए सिस्टम को नए तरीके से तैयार करने की कवायद नजर आ रही है।
आइए अब बात करते हैं चित्रकूट में हो रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की। अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इसी चुनाव के रोड मैप के लिए चित्रकूट में बीजेपी 3 दिन की पाठशाला जो चला रही थी वो आज भी जारी है। आज शिविर का दूसरा दिन है। अगर आज के कार्यक्रमों की आप बात करें तो आज छठे से लगाए 10वें सत्र का आयोजन होना है। छठे सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा होगी। संबोधित करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। इसके अलावा आज ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा का भी संबोधन होना है। साथ ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी संबोधित करेंगे। आने वाले कल की बात करें तो कल 11वां, 12वां, 13वां सत्र है जिसका आयोजन होगा और कल सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बताएं प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन 5 सत्र हुए थे। आज 5 सत्र होंगे और 3 सत्र कल समापन के होने वाले हैं। ऐसे में हर एक सत्र में किस विषय पर बोलना है ये भी तय है और तमाम जो इस वक्त पदाधिकारी मौजूद हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन है। किस तरीके की तैयारी है और क्या जानकारी भीतर से आ रही है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। रतीश का रुख करते हैं। रतीश, अब 11 बजने में ज्यादा वक्त नहीं बाकी है, इसीलिए हम उनसे समझेंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, क्योंकि यही वो कार्यकर्ता हैं जो इसी जोश को, इसी ऊर्जा को, इसी तकनीक को पन्ना प्रमुख तक साझा करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे और वो पहुंचेंगे हर एक बूथ से लगाए हर एक घर तक। इतनी माइक्रो लेवल की प्लानिंग के लिए ऊपर से जितने भी पदाधिकारी हैं उनको इकट्ठा किया गया है और उनको भी समझाने के लिए दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है जो कि एक इन्फ्लुएंसर का काम करने वाले हैं और यहीं पर मौजूद है रतीश। रतीश का रुख करते हैं। रतीश, अभी किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है? कल के सेशन के बाद आज के सेशन के लिए कितने उत्साहित है तमाम कार्यकर्ता? बिल्कुल, देखिए कल 5 सेशन हुए थे और आज भी 5 सेशन होने हैं और लगातार जो पदाधिकारी हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुँच चुके हैं। धर्मपाल सिंह पहुँच चुके हैं। सुरेश खन्ना आ चुके हैं। अनिल राजभर आ चुके हैं। जितने भी तमाम बड़े नेता, जितिन प्रसाद आ चुके हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। भानु प्रताप वर्मा, BL वर्मा पहुँच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय हो चाहे केंद्र के पदाधिकारी हों, वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। 200 लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है उनमें से ज़्यादातर लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और पहला सेशन स्वतंत्र देव सिंह का है और काफ़ी अहम सेशन भी कहा जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की जो गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे इस सेशन की आज की शुरुआत होगी। 3 दिन की जो प्रशिक्षण वर्ग सम्मिलित किया जा रहा है। साफ तौर पर सभी नेता यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि ये रिफ्रेशर कोर्स है, यानी रिफ्रेश करना है अपनी मेमोरीज को, अपनी जो यादें हैं, जो योजनाएं हैं सरकार की, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको रिफ्रेश करना है और जनता तक जाना है, आम जनमानस तक जा करके उनको बताना है कि दोनों सरकारें यानी डबल इंजन की सरकारें आखिरकार कर क्या रही हैं पिछले कई सालों से देश के लिए, प्रदेश के लिए और देश और प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए। तो तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पदाधिकारी भी अपनी जगह ले चुके हैं और अब से कुछ देर बाद संबोधन शुरू होगा, सेशन होगा। 5 सेशन यहाँ पर होंगे। जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं कानपुर बुंदेलखंड के, वो मानवेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे अहम हो जाता है जब ये पूछा गया, मैंने ये पूछा कि केशव प्रसाद मौर्य से कि 75 से 80 सीट लेने का दावा आप कर रहे हैं और 80 सीट लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है, तो फिर अन्य और विपक्ष के लिए क्या बचता है? तो उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो कहाँ प्रशिक्षण लेंगे, इस बात की उनको चिंता करनी है। लेकिन प्रशिक्षण वर्ग में हमें ये समझना है, हमें ये समझाना है जो पदाधिकारी यहाँ पर हैं कि कैसे 2024 के मिशन को फतेह करना है। 2024 का मिशन काफी ज्यादा अहम है। समाजवादी पार्टी को हमेशा ही अपने बातों से, अपने बयानों से बैकफुट पे धकेलने की कोशिश बीजेपी के हर नेता के द्वारा की जा रही है। दिखाई दे रहा है, पूरब वर्ग दिखाई, किस तरीके से डिवाइड किया गया है? जिन लोगों को बुलाया गया है उनको कहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है? क्या समझ में आ रहा है खाका तमाम सेशंस जिन्हें दिए जा रहे हैं उनके लिए? बिल्कुल आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये जो कैंप लगे हुए हैं ये पश्चिम और ब्रज क्षेत्र से जैसे हम देख रहे हैं, तो पंजीकरण जो पदाधिकारी वहां से बुलाए गए हैं उनका एक आई कार्ड यहाँ पर तैयार किया जाता है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर काउंटर पे खड़े भी हुए हैं, चूंकि हमारी सीमाएं हैं, इससे आगे हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया की एंट्री भी अंदर नहीं है। इसके अलावा कानपुर एवं अवध क्षेत्र है,
बिल्कुल, कानपुर एवं अवध क्षेत्र है और इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो तीसरा भी क्षेत्र हमको दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग आएंगे, काशी एवं गोरखपुर क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, पदाधिकारी पहुंचेंगे तो उनको एक आई कार्ड दिया जाएगा और उसके बाद जो गेट हम दिखा रहे हैं प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का, उसके अंदर एंटर करने को मिलेगा। 3 मंजिला ये इमारत और इस इमारत में सभी पदाधिकारी और सभी बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूरब को भी 2 हिस्से में बांटा गया है। देखिए, गोरखपुर और वाराणसी अलग दिखाई दे रहा है, पश्चिम में भी ब्रज दिखाई दे रहा है, पश्चिमी यूपी को अलग किया गया है और इसके अलावा कानपुर और अवध को अलग किया गया। इस तरीके का स्ट्रक्चर है कुछ। बिल्कुल, देखिए 6 क्षेत्रों में या 3 क्षेत्र के कैंप ये हैं। सुरेश खन्ना को हम दिखा रहे हैं। देखिए, सुरेश खन्ना अभी आए हैं और अंदर एंटर कर रहे हैं। देखिए, पदाधिकारी जो यहाँ के हैं वो लेकर के जा रहे हैं। देखिए, उनको भी बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होता है। उनका आई कार्ड हालांकि दिया गया उनके सहयोगी के द्वारा और अब वो अंदर चले गए हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचे। जितिन प्रसाद हैं, सुरेश खन्ना हैं, अनिल राजभर हैं, बेबी रानी मौर्य हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, सभी अंदर जा चुके हैं। आज ब्रजेश पाठक का सेशन होना है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का सेशन होना है, रमापति राम त्रिपाठी का सेशन होना है, दिनेश शर्मा का सेशन होना है और स्वतंत्र देव सिंह का सेशन होना है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को छोड़ के सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद अब सेशन की शुरुआत होगी। गरीब कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं क्या है मोदी सरकार की विदेश नीति क्या है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है, ये तमाम ऐसे विषय हैं। वहां से मीडिया को जिम्मेदार कैसे मैनेज करना है। पदाधिकारियों को बुला करके उनको आई कार्ड दे करके सिटिंग अरेंजमेंट पूरी तैयार है और तमाम जिन लोगों का सेशन, जिन्हें दिग्गज नेताओं को सेशन देना है, वो भी पहुंच चुके हैं। कुछ एक मंत्री बाकी हैं, इनका पहुंचना भी जारी। आप नजर बना करके रखिएगा रतीश। फिलहाल जो आपने तस्वीरें दिखाई, जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और इसी मुद्दे पर बात हो रही है जहां भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। लिहाजा आज सुबह उन्होंने कादमगिरी पर्वत पर भगवान कामता नाथ के दर्शन किए। इस मौके पर सहयोगी रतीश ने उनसे बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग चित्रकूट में चल रहा है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुंचे हैं। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की है और पसीना भी खूब बहा रहे हैं। हालांकि कुछ नेताओं को एसी में रहने के आरोप लगते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। आप तो परिक्रमा कर रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर ली, धार्मिक आस्था का पालन भी कर लिया, पसीना भी बहा रहे हैं और कुछ नेताओं पर एसी में रहने के आरोप। देखिए, हम सब भगवान के भक्त हैं और जो भक्त होता है उसे ठंडी, गर्मी और बरसात प्रभावित नहीं करती है। ये परमात्मा कामतानाथ स्वामी जी की कृपा है और उस कृपा के कारण से ही चित्रकूट धाम में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है। और परिक्रमा का कार्यक्रम कल शाम को भी पार्टी के काफ़ी लोगों ने किया है। मैं थोड़ा देर में आया तो मैं सोचा आज सुबह मैं कर लूँ, तो अभी प्रभु की कृपा से पूरा करने का कार्य हो गया है और फिर प्रार्थना करके जा रहे हैं कि जल्दी फिर से बुलावें भगवान। 3 दिन का मंथन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का 2024 को लेकर के, लगता है क्या लेकर के निकलेगा यहाँ से? जो मंथन के बाद निकलेगा बाद में बताएंगे आप। मंथन से पहले अगर बात की जाए तो बहुत चर्चा भी है अन्य दलों में। अन्य दल जो है अभी तक गठबंधन में बिछड़ रहे हैं, साथी आ रहे हैं, जा रहे हैं और आप लोग 2024 के मंथन में जुड़ गए। नहीं तो हम उनके कारण से अपनी योजना न बनाते हैं, न रोकते हैं, न चलाते हैं। ये तो हमारे सतत चलने वाली प्रक्रिया है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। 2024 के लिए क्या कहेंगे, क्या टारगेट है? 2024 में मुझे पूरा विश्वास है भगवान कामतानाथ स्वामी की कृपा से 75 से कम नहीं, 80 से ज़्यादा नहीं, यूपी के अंदर। तो केशव प्रसाद मौर्य अपनी बात को कहते हुए कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करके आए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो एसी में बैठते हैं वो एसी में बैठे रहें, लेकिन उनका कार्य प्रभावित नहीं होता। राजनीति में सब कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से आगे बढ़ रही है और प्रशिक्षण वर्ग में मंथन हो रहा है 2024 के लिए। चित्रकूट से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अगली खबर उधम सिंह नगर से है जहां रुद्रपुर के रामपुरा क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद एक पक्ष ने फायरिंग कर दी और दूसरे पक्ष के करीब 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक रामपुरा क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ते हैं। इस दौरान एक पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी जिसमें एक बुजुर्ग दंपति सहित 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।